नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में व्यवस्था जो है देश की, वह निकलती हुई नजर आ रही है। किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ सकती है सरकार की, क्योंकि सरकार से अब संभाले नहीं संभल रहा। ऐसी आपदा में सरकार ने आरबीआई से 2.86 लाख करोड़ रुपया फिर लिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। यह सरकार लगातार आरबीआई से पैसे लेती जा रही है, बात से ही लेती जा रही है। 2022 और 23 में इस सरकार ने 87,416 करोड़ रुपया आरबीआई से लिया और 23-24 में इस सरकार ने आरबीआई से 2,10,000 करोड़ रुपए लिया। लेकिन 24-25 में इसकी संख्या बढ़ गई और सरकार ने 2.69 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से लिया। और अब 25-26 में अब तुरंत एक दो दिन में 2.86 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने बोरी में भर भर के सरकार को दिया। अब सरकार यह आरबीआई से पैसा ले रही है, तो यह पैसा जा कहां रहा? इन पैसों को क्यों ली सरकार आरबीआई से? आरबीआई के पास रहता तो व्यवस्था अच्छा रहता, खजाना भरा रहता। सरकार को इसकी जरूरत क्या पड़ी कि आरबीआई से लेना पड़े? इन पैसों का कोई हिसाब नहीं मिला कि कहां जा रहा है पैसा। प्रोजेक्ट पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है सरकार ने। कोई प्रोजेक्ट का काम चलेगा नहीं, जो चल रहा है उसे स्टॉप कर देगी 2 साल के लिए। और जनता के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो क्या उद्योगपतियों को देने के लिए यह व्यवस्था है, या फिर अडानी का जो अमेरिका में डील हुआ है केस से बाहर निकलने के लिए, उनको यह भारी भरकम पैसे डॉलर में तब्दील करके देने के लिए? कुछ तो वजह और बात होगी, लेकिन वह सरकार किस तरह इसका जवाब देगी और देगी भी, इस बात की तो गारंटी नहीं है कि सरकार जवाब देगी। लेकिन यहां पर अब सरकार से मार्केट नहीं संभलना और ना तो देश का रुपया संभलना। गिरावट रुपये में लगातार जारी है और गिरावट शेयर मार्केट में तांडव कर रहा है। लेकिन अब सोमवार के दिन जब मार्केट खुलेगा तो ट्रंप के कुछ फैसले हैं जो मार्केट तांडव करेगा। कितनी बर्बाद करेगा यह सोमवार को पता चलेगा। लेकिन अमेरिका से डेलीगेट भारत आ चुका है और नरेंद्र मोदी अगुवाई कर रहे हैं और हमारे देश का गुलामी का वारंट हस्ताक्षर करा करके ले जाएगा। उसके बाद अब अमेरिका ने यह कहा है कि भारत के लिए वह हर सामान अमेरिका के पास उपलब्ध है, वह देगा। तेल हो, किसानी का सामान हो, सब चीज भारत अमेरिका से ही लाएगा, बाकी किसी देशों से नहीं। मतलब अमेरिका की गुलामी नरेंद्र मोदी ने लिख दी है। अब यह पैसे क्यों आरबीआई के? क्या अमेरिका से सामान आएगा तो टैक्स तो मिलेगा नहीं, आए आराम गए आराम। लेकिन देश की जनता और दुकानदारों से तो टैक्स वसूलेगी नहीं। तो क्या यह पैसे चुनाव लड़ने के लिए, अपने चेहरे चमकाने के लिए, अपना खर्च सरकारी चलाने के लिए यह पैसे लिए गए? कुछ तो बात होगी। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्या इस पैसे को, रुपए को और रुपया न गिरे इसके लिए, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। अब ऐसे में बैंकों के शेयर जो सरकार के हैं, जिन बैंकों में, उन शेयर को भी यह बेच करके अपने पैसे सरकार खाली करेगी। तो क्या उन बैंकों पर भी सरकार को भरोसा नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न का जवाब सरकार से नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में कुछ अहम
बिंदु निकल करके आए कि अब बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, नए नवेले बने हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनका फैसला उल्टा पड़ रहा है। उन्होंने यह कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि जो घुसपैठियां हैं उनको हम कोर्ट को प्रेजेंट नहीं करेंगे, उन्हें डायरेक्ट हम बीएसएफ को हैंड ओवर करेंगे और वह उन्हें बांग्लादेश भेजेंगे। तो क्या वह घुसपैठी है बांग्लादेश के हैं? इसकी पूरी जांच कर ली है क्या शुभेंदु अधिकारी ने? और घुसपैठियों का हिसाब रखना और पकड़ना और भेजना, क्या शुभेंदु अधिकारी इसको तय करेंगे या देश का गृह मंत्रालय तय करेगा? पहले यह क्लियरिटी होना चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है वह बहुत चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालत में नहीं भेजा जाएगा बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिया कि घुसपैठियों को बीएसएफ को ले जाकर के कर दो, वो बांग्लादेश उसको बॉर्डर पार कर उस पर कर देगा। अब ऐसे में टीएमसी के साकेत गोखले जो पूर्व सांसद है, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है, एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। क्या इन 90 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एसआईआर अब नागरिकता की परीक्षा बन गया है। और अगर वहां होता है तो फिर बिहार में भी सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि पीएम दफ्तर के अंदर जो इमरजेंसी बैठक चल रही है बराबर, वह इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं चल रही है। वह इसलिए चल रही है कि इस सरकार के हाथ से पूरी व्यवस्था निकल चुकी है। महंगाई को यह सरकार नहीं रोक सकती, इस देश की स्थिति को नहीं सुधार सकती, इस देश की जरूरतों को नहीं पूरा कर सकती, किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। बल्कि बैठक इसलिए भी चल रही होगी कि हर स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं, व्यवस्था न बिगड़ जाए। जैसे कॉकरोच देश के सामने आकर के खड़ा हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर, उसके वेबसाइट को, एक्स ट्विटर हैंडल को, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, सबको ब्लॉक कर दिया गया। तकरीबन 3 करोड़ लोग उससे जुड़ गए 7 दिनों के अंदर। वह बेरोजगारों का जुड़ाव था और बेरोजगारों का वह गुस्सा था। तो अगर वह सड़क पर उतर गए तो उसको बंद कर दिए हैंडल को, ठीक है। सड़क पर उतर गए तो यही डर इस सरकार के अंदर है, इसलिए बैठक करके अब बाहर निकल के नेता कह रहे हैं 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। खाने का ठिकाना नहीं, विकसित बना रहे। कोई ब्लूप्रिंट इस संकट से बचने का नहीं है। 7 दिनों में 3 बार महंगाई बढ़ गई, और सोमवार को क्या महंगाई बढ़ेगी या रुपए का क्या हालत रहेगा, गारंटी नहीं। अनाधून आरबीआई पैसे इनको दे रहा है और खुद ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अब ऐसे में यह इस देश को मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार आईसीयू में है। आपने सही सुना, मोदी सरकार आईसीयू में है। आईसीयू में कब आदमी जाता है? जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसके टेबलेट उबलेट खाने से काम नहीं चलता। अब उसको डॉक्टर के मजबूत ट्रीटमेंट की जरूरत है, तब जाता है। तो यह सरकार आईसीयू में है और वह ट्रीटमेंट इसको वहां नहीं मिल रहा है। 2.86
लाख करोड़ रुपया आरबीआई से लिया तो, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए नहीं, वह अपने आप का खर्चा और ऐशो आराम चलता रहे उसके लिए। तो ऐसे में बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी अगर उन वोटर लिस्ट से कटे नाम वालों को अगर यह कहते हैं कि यह घुसपैठिए है और बीएसएफ को सौंपते हैं और बगावत हो गया, तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर वह होगा तो यह पूरे देश में मैसेज जाएगा कि एसआईआर में कटे नामों को लोग बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह कैसे इन्हें पता चला कि वह बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं? किसने जांच की इसकी? कैसे पता चला? सोचिए, कुछ है सरकार के पास तर्क? नहीं है। इस सरकार के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई तर्क नहीं है। दूसरी चीज, मोदी के हाथ से व्यवस्थाएं निकल रही हैं और मुश्किल में फंसी है सरकार। जनता एक न हो जाए इसके लिए अलग अलग षड्यंत्र यह सरकार कर रही है, बेवकूफ बना रही है, जुमले फेंक रही है सरकार, अलग अलग हथकंडे अपना रही है। लेकिन एनडीए के अंदर एक पार्टी और टूटने की कगार पर आ गई है, जिसके 30 एमएलए टूट जाएंगे, बागी हो गए हैं। वह एनसीपी सुमित्रा पवार की पार्टी महाराष्ट्र में, जो अजित पवार शरद पवार से टूट करके अलग हुए थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुमित्रा पवार पार्टी संभाल रही है। वह पार्टी 41 विधायक हैं, 41 में 30 फिर टूटने की कगार पे है। यानी कि एनसीपी एक बार फिर किसी और के हाथ में जाने की बात कही जा रही है, जो एक एनडीए गठबंधन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू संकट में, प्रोजेक्ट लेकर के भी मोदी से नाराज है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पवन कल्याण, जो पवन कल्याण के लोग अब कह रहे हैं कि अब आप नायडू का भी साथ छोड़ दो और मोदी का भी साथ छोड़ो, नहीं तो आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। इनके खिलाफ एंटीकमेसी बन रही है, जनता में आक्रोश फैलता जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू डिफेंस का प्रोजेक्ट तो ले लिए, तमिलनाडु से उठा करके चला गया, उसके पैसे भी सरकार उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने इसीलिए दिया उनको वह प्रोजेक्ट कि उस प्रोजेक्ट के जरिए भारी भरकम राशि दिया जा सके और वह समर्थन अपना बनाए रखे। लेकिन वह प्रोजेक्ट के पैसे लेकर के भी नीतीश कुमार रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब नाराज इसलिए है कि उन्हें केंद्र की सरकार में भागीदारी चाहिए। अब यह सरकार भागीदारी देती है या नहीं देती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी मुश्किल में है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी सम्राट चौधरी को लेकर के बगावत, असमंजस परिस्थिति, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सम्राट चौधरी को लेकर के असमंजस परिस्थिति। ऐसे में जेडीयू के अंदर छीरा संग्राम जारी है और नेताओं का बगावती रुख भी साफ दिख रहा है। लेकिन मोदी सरकार जब आईसीयू में है और नीतीश नायडू से लेकर के आर्थिक व्यवस्था तक बेकाबू होता जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाया गया सीएम की कुर्सी से, किसी तरह 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आया और खरमंडल मच गया, संग्राम मच गया है पार्टी में ही। तो कब क्या होगा वह नहीं पता। और चंद्रबाबू नायडू भारी भरकम प्रोजेक्ट लेकर के, खजाना लेकर के भी, मालामाल होके भी नाराज है और अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक अर्थव्यवस्था, वह थमने का नाम नहीं ले रही है। और जनता और युवा जेनजी सड़क पर नई नई चुनौतियां सरकार को दे रहा है। सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है और उसे ब्लॉक करके, अकाउंट्स को ब्लॉक कर करके, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करके, या जो खबरें चल रही है उनको ब्लॉक करके, जो अलग अलग हथकंडे अपना रही है, कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े उस बेरोजगारों ने यह दिखा दिया है कि अंदर कितना गुस्सा पनप रहा है। और वह गुस्सा जिस दिन बेकाबू हुआ सड़कों पर, उस दिन भागने का जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा किसी भी समय स्थिति
बिगड़ सकती है।